एक बार फिर से सभी का वेलकम है, स्वागत है टेक क्रैक चैनल में। गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे लर्निंग के जो सिद्धांत है, लर्निंग की जो थ्योरी है उनके बारे में। तो जो हमारी लास्ट की 2 वीडियो थी उनमें हमने 2 सिद्धांत डिस्कस कर लिए हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं पुनर्बलन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। और मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा चैनल है टेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो अगर आप भी कोई स्टेट का टेट क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और जितनी भी वीडियो यहाँ मेरे द्वारा अपलोड हो रही है उनको आप पूरा देखिए कंप्लीट गाइस, ठीक है। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपका टेट एग्ज़ाम क्रैक करने में। सो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। तो जो हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट के? C.L. हेल। तो गाइस याद रखिएगा, C.L. हेल जो यूएस से यानी कि अमेरिका के हैं और 1915 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। तो कौन है? C.L. हेल प्रतिपादक, ठीक है गाइस। अब C.L. हेल जो है, इन्होंने जो प्रयोग किया था, जो थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट का जो प्रयोग था, ये चूहे पर था। और एक बुक है इनकी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, जिसमें इस सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो ये गाइस आप याद रखिएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इस सिद्धांत के बारे में बताती हूँ कि इन्होंने चूहे पे प्रयोग कैसे किया। तो गाइस जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट है, तो C.L. हेल ने क्या किया कि एक चूहा लिया और उसके सामने एक साइड उन्होंने खाना रखा और एक साइड उन्होंने क्या रखा? पानी रखा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, खाने और पानी तक का जो रास्ता था वो क्या किया, टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप से उन्होंने रास्ता बना दिया, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो गाइस उनका जो ये मतलब सिद्धांत का ये जो सेटअप था, इन्होंने इस प्रकार का जो बनाया, तो इसका मेन मकसद क्या था? उन्होंने ये जाना, इसमें कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला देख के कि जब रेत को भूख लगती है तो वो रास्ता खोज के कहाँ जाता है? भोजन की तरफ जाता है। और जब रेत को प्यास लगती है तब वो रास्ता खोज के कहाँ जाता है? पानी की तरफ जाता है। यानी कि गाइस इनका ये मानना था कि हम जब लर्निंग करेंगे तो हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। जब हमें आवश्यकता होगी, जब हमारी आवश्यकता में कमी होगी, तभी हम आगे लर्निंग करेंगे। और गाइस इसी के बारे में जो है इस सिद्धांत में हम पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था कि इन्होंने रेट के ऊपर किस प्रकार से जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो अब देख लेते हैं सिद्धांत के बारे में डिटेल में। सो गाइस जो पुनर्बलन शब्द है, ठीक है, जो रेनफोर्समेंट वर्ड है, ये सबसे पहले प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दिया है ये नाम। तो ये सिद्धांत C.L. हेल का दिया हुआ है, लेकिन जो पुनर्बलन शब्द है ये थॉर्नडाइक ने दिया है। और इनके अनुसार पुनर्बलन क्या है? तो इनके अनुसार सीखी गई क्रिया को बार बार दोहराना ही पुनर्बलन है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं कि अधिगम में क्या होनी चाहिए? नीड होनी चाहिए। यानी कि हमें जब ज़रूरत होगी, हमें जब ज़रूरत होगी हम तभी अधिगम करेंगे। यानी कि अधिगम जो है वो नीड पे आधारित है। गाइस इसके बाद में आता है कि व्यवहार में जो पुनर्बलन है वो स्किनर ने प्रयोग किया है सबसे पहले, ठीक है। पुनर्बलन जो वर्ड है, रेनफोर्समेंट वर्ड का प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया है सबसे पहले, जो कहते हैं कि अधिगम में नीड होनी चाहिए। लेकिन व्यवहार में जो पुनर्बलन है गाइस वो स्किनर ने प्रयोग किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मेन बात आती है कि थ्योरी जो है रेनफोर्समेंट की, वो जो C.L. हेल ने दी है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? तो गाइस हमने अभी बात की थी कि जैसे ही रेत को भूख लगती है या प्यास लगती है तो वो अपना खाना या पानी खोज लेता है। यानी जो उसकी आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति के लिए लर्निंग करता है, अधिगम करता है, अभ्यास करता है, ठीक है। तो उसी पे डिपेंड है ये सारे पॉइंट्स। तो देखिए C.L. हेल क्या मानते हैं कि अधिगम की पूर्ति के लिए प्रक्रिया होती है, वह लर्निंग है, ठीक है गाइस। जैसे कि रेत को जब क्या होगा, रेत को जब भूख लगेगी या प्यास लगेगी तो वो प्रक्रिया करेगा, यानी कि अपना रास्ता खोजेगा खाने तक पहुंचने के लिए। तो वो उसकी क्या हुई? प्रक्रिया हुई और वो उसकी लर्निंग हुई, ठीक है गाइस। अब सीखने का जो आधार है वो आवश्यकता में कमी है। तो ये मेन इसका जो मतलब कह सकते हैं कि पॉइंट है इस थ्योरी का, कि जो सीखने का आधार है वो आवश्यकता में कमी है। तो कैसे, आइए समझते हैं। जैसे ही कोई प्राणी है, जैसे हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं, जब हमारी आवश्यकता में कोई कमी होगी गाइस, ये आवश्यकता में कमी का अर्थ मतलब क्या है, इसको समझिए बेटर से। जैसे कि हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लग रही है। यानी कि हमारा जो खाना है वो हमारी आवश्यकता है, ठीक है। और हमारी जो भूख है उसमें जब हमारी कमी हुई तब हमने क्या किया? प्रक्रिया की, यानी कि खाना खाया। तो वही होती है हमारी आवश्यकता की कमी।
गाइस कोई भी प्राणी है उसकी आवश्यकता में जब कमी होगी तो वो क्या करेगा, वो क्रिया करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो क्रिया करेगा। जब भी प्राणी की आवश्यकता में कमी होगी तो वो क्या करेगा, वो क्रिया करेगा। ठीक है, और ये क्रिया जब करेगा तो उसे क्या होगा, उसकी आवश्यकता की प्राप्त, यानी जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी नीड है, उसके लिए उसे कुछ प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमें जब भूख लगती है तो हम भोजन के लिए, मतलब भोजन करने के लिए जाते हैं या भोजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, क्रिया करते हैं, तो हमें भोजन प्राप्त होता है, हमारे प्राप्ति होती है और उसके बाद में हमें पुनर्बलन मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो ये इसका मेन जो है वो पॉइंट है पूरी थ्योरी का। अब देखिए जान लेते हैं, जो सीखने का आधार है वो आवश्यकता में कमी है। जैसे कि भूख लगना, फिर हम आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, फिर हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति है वो कैसे होगी, वो भोजन लेने से होगी। क्लियर गाइस। इसके बाद में देखिए, सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक होता है। अब हमने कितनी बार पुनर्बलन जो शब्द है वो यूज कर लिया है, लेकिन क्या आप अभी तक पुनर्बलन को समझ पाए हैं कि पुनर्बलन का अर्थ क्या है? गाइस नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। पुनर्बलन जो है वो कार्य के दौरान किए जाने वाला फोर्स है जो उद्दीपक लक्ष्य की ओर मोटिवेट करता है। देखिए जैसे कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अच्छे से अपना होमवर्क करके लेके आता है। हम उस बच्चे को अगर बोल दें कि तुम और भी अच्छा होमवर्क करके लेके आओ, कल से तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी, तो गाइस वो क्या करेगा, चॉकलेट के लालच में होमवर्क और भी बढ़िया से करके लेके आएगा। यानी हमने क्या किया, उसको और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, और मोटिवेट करने के लिए बीच में हमने उसको जो लालच दिया है, एक फोर्स दिया है, एक क्या किया है, एक हमने वहाँ पे एक बीच में एक मीडियम बना लिया है कि हम कैसे बच्चे को ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो गाइस वो चॉकलेट जो है बच्चे को दी जाने वाली, वो रेनफोर्समेंट का काम करेगी, पुनर्बलन का काम करेगी। अब समझ गए होंगे आप कि जो पुनर्बलन है वो कार्य के दौरान किया जाने वाला फोर्स है जो उद्दीपक या लक्ष्य की ओर और अधिक मोटिवेट करेगा। ठीक है गाइस। इसके बाद में देखिए, जो सीएल हल है ये कहते हैं कि जो पुनर्बलन है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, एंड दूसरा होता है नकारात्मक यानी कि गाइस नेगेटिव। तो सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जो पुरस्कार देना होता है वो सकारात्मक। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि कोई एक लड़का है या कोई भी एक बच्चा है, उसको हम बोल देते हैं कि भाई तू अपना काम जल्दी से फिनिश कर, फिर तुझे क्या मिलेगी, एक चॉकलेट मिलेगी। तो गाइस वो क्या करेगा, अपने काम को जल्दी से फिनिश कर लेगा चॉकलेट के लिए, है ना। तो हमने उसको क्या किया, एक अच्छे काम के लिए पुरस्कार या फिर उसको कुछ भी हमने जो है हेल्प, कुछ भी हमने उसको एक लालच सा दे दिया है और वो उसे प्रोत्साहित होकर अपना उसने काम कर लिया, ये सकारात्मक हुआ। लेकिन गाइस अगर एक बच्चा चोरी करके घर आता है और अगर उसके पेरेंट्स उसको ये कहें कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया, तू कल से फिर चोरी करना, तुझे चॉकलेट मिलेगी, तो वो बच्चा क्या करेगा, गलत काम कर रहा है, और उसको हम गलत काम के लिए अगर मोटिवेट कर दे तो वो एक गलत इंसान जो है वो समाज में बन जाएगा। लेकिन अगर वो अगर चोरी करके घर आता है और उसके मम्मी पापा जो भी उसके पेरेंट्स हैं वो उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं कि अगर कल से ऐसा काम किया तो सही नहीं है, जैसे अगर इस टाइप से उसके साथ एक नकारात्मक बिहेव, अगर नेगेटिव बिहेव करेंगे तब वो बच्चा क्या करेगा, डर से आगे से वो गलत काम नहीं करेगा। तो नकारात्मक जो हमारा पुनर्बलन है गाइस वो गलत नहीं होता है, वो नेगेटिव उसको इसलिए बोला गया है, नकारात्मक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ डांटना, मारना, फुटकारना इस प्रकार से प्रयोग में कर रहे हैं। लेकिन नकारात्मक जो पुनर्बलन है गाइस वो कभी भी हमारा गलत नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो गलत कार्यों को रोकता है, इसलिए उसको नकारात्मक बोला गया है। तो गलत कार्यों को रोकने के लिए जो भी हम प्रयोग में करेंगे, मारना, डांटना, समझाना, तो वो सारे आपके किस में आएंगे, नकारात्मक या नेगेटिव पुनर्बलन में। तो गाइस यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, नकारात्मक पुनर्बलन कभी भी गलत नहीं होता है। ज़रूरत पड़ने पे नकारात्मक नेगेटिव पुनर्बलन की भी जो है उसको भी प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। तो गाइस ये लाइन आपने पहले भी सुनी होगी कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, तो वो इसी आपके थ्योरी से जुड़ी हुई है। जब भी जैसे हमने रेट की बात की, तो रेट को जब भूख लगी, प्यास लगी, तो उसने क्या किया, अपना रास्ता खोजा, है ना, उसने आविष्कार किया और फिर अपना जो नीड थी उसको कंप्लीट किया। तो आवश्यकता कहीं ना कहीं आविष्कार की जननी ही है, और पुनर्बलन पे ही सर्वाधिक जो है बल दिया है सीएल हल ने इस सिद्धांत में। वो तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बार बार पुनर्बलन यूज कर रहे हैं। अब सीएल हल का एक कथन है गाइस जो इम्पोर्टेंट है। सीएल हल कहते हैं कि प्राणी एक समस्या समाधान स्वचालित मशीन है, ठीक है, यानी कि प्राणी जो है अपनी समस्या का समाधान जो है वो खुद ही खोज लेता है। प्राणी एक समस्या समाधान स्वचालित मशीन है। इसके बाद में गाइस ये जो हमारा सिद्धांत है, जो थ्योरी है, इसकी शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशन में इसका क्या जो है रोल है, इंपॉर्टेंस है, वो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि
कि स्टूडेंट को पुनर्बलन देना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, हम स्टूडेंट्स को अगर स्कूल में जैसे हम पढ़ाते हैं तो उसको अगर हम प्रेरित करेंगे अच्छे काम के लिए तो वो क्या करेंगे, और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने उद्दीपक लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे मेन बात ये है कि स्टूडेंट्स को प्रेरित करना चाहिए, उनको पुनर्बलन देना चाहिए बार बार। इसके बाद में आता है कि स्टूडेंट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अधिगम करवाना चाहिए। उनके जो लक्ष्य होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं स्टूडेंट्स के, बालकों के, वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए और उनकी जो नीड है, जो आवश्यकता है, उन्हीं को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, उनको अधिगम करवाना चाहिए। इसके बाद में देखिए गाइस, इस बार मैंने जो अन्य नाम है वो उसको इसके बिल्कुल लास्ट में दिए हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अन्य नाम लिखूं जैसे मैंने लास्ट दोनों थ्योरीज में किया था तो आपको स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो जाती है कि इतने सारे नाम हम कैसे याद करें। तो अगर आप पूरे सिद्धांत को समझेंगे तो अन्य नाम जो है वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने आज लास्ट में ऐड कर दिए हैं। अब देखिए इस सिद्धांत का इंग्लिश में आपको नाम मिला कि थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, और वही आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन हिंदी में इसके बहुत सारे और भी नाम है गाइस, उनको भी एक बार देख लेते हैं। इसे कहते हैं अंतर्नोद का सिद्धांत। ठीक है, जो पुनर्बलन का सिद्धांत है इसे अंतर्नोद का सिद्धांत कहते हैं, परबलन का सिद्धांत कहते हैं, या यथार्थ अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, जैविक या आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। गाइस जहाँ भी आपको नीड, आवश्यकता के बारे में पता चले वो हमेशा इस सिद्धांत से आपका जुड़ेगा कंसेप्ट। सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं, निष्कर्ष और आवश्यकता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, आवश्यकता ह्रासन या अवकलन थ्योरी या सिद्धांत भी इसे कहते हैं। जहाँ भी आवश्यकता टाइप से आपको मिलेगा इस न्यूनता, इस टाइप के वर्ड, तो इसी सिद्धांत से आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। परिकल्पित निगमन थ्योरी भी इसे कहते हैं, क्रमबद्ध या सतत अधिगम का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो गाइस ये कुछ इसके अन्य नाम हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेनली आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो बेटर रहेगा, जो भी सिद्धांत हैं उनके नाम। गाइस ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बताया था एक्सपेरिमेंट कि किस प्रकार जो है CL हल ने चूहे पे प्रयोग किया, ये वही बताया गया है एक्सपेरिमेंट, लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये छोटा सा आज का हमारा जो है थ्योरी थी, पुनर्बलन का सिद्धांत या रेनफोर्समेंट थ्योरी आपकी। तो इजी है गाइस, इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ कंसेप्ट समझने वाला। मेनली इसमें पुनर्बलन को ही महत्व दिया गया है और इन्होंने मेन ये कहा है कि जो आवश्यकता है जो उसमें कमी होने पे ही जो है अधिगम होता है गाइस। ठीक है, तो मेनली इसमें यही चीज़ बताई गई है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा जो हमारा ये आज का चैप्टर था, थ्योरी थी लर्निंग की आपकी, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो, और अगर वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी वीडियो जो है वो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी ऐसे ही। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने नोट्स जो है वो हैंड रिटन्स बनाते रहें कंटिन्यू मेरे लेसन के साथ, तो आपको एग्ज़ाम में बेटर रहेगा। और गाइस हम 1 या 2 वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में कि किस प्रकार जो है सीटेट के लिए या रीट या एचटेट के लिए स्ट्रेटजी तैयार की जाए कि आपका एग्ज़ाम जो है 101% यहाँ पे क्लियर हो। ठीक है गाइस, तो जो मैंने स्ट्रेटजी जो फॉलो की है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। सारी वीडियो आप कंप्लीट देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए, 100% आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।